मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 56वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण विषय आरक्षण में आरक्षण व्यवस्था के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे उसके संबंध में कुछ चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं। और ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पिछले अंक में मैंने वेदा मूवी व सामाजिक न्याय प्राप्त करने हेतु उसमें कैसे उस फिल्म की नायिका का जो संघर्ष है उसके बारे में मैंने एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आशा है आप सबने सुना होगा। और मैंने उस फिल्म के बारे में चर्चा करते हुए उसके एक यथास्थितिवादी सामंतशाही जो मुख्य विलेन का पात्र अभिषेक बनर्जी ने निभाया था और वह अपने को प्रधान 150 गांव का बताकर एक राजस्थान के इस क्षेत्र में सामंतशाही व्यवस्था का प्रतीक पुरुष बनकर यथास्थितिवादी बनकर जब उसके सामने वह फिल्म की नायिका व उसका परिवार इस यथास्थिति को तोड़ने हेतु भेदभाव, छुआछूत, शोषण करने के खिलाफ खड़ा होता है तो उसका एक बड़ा अपनी भूमिका को सही सिद्ध करने के लिए वह डायलॉग देता है कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारी बनाई हुई नहीं हैं, ये पहले से ही बनती चली आ रही हैं और ये ऊपर से बनी है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, किसी प्रकार का परिवर्तन करने का हमको या हमारे लोगों को कोई अधिकार नहीं है और ये हम नहीं होने देंगे। ये उसके संघर्ष का दलित, शोषित, पीड़ित समाज पे उत्पीड़न करने का अपना बचाव करने का मुख्य डायलॉग था। मित्रों, आज परसों अभी जो अपने देश में कुछ राजनीतिक दलों ने इसी प्रकार आरक्षण व्यवस्था के यथास्थितिवादी अपने स्वार्थ पूर्ण करने हेतु इस व्यवस्था का लाभ कुछ चंद जाति समूह को ही मिलता रहे पूर्व की भांति और किसी भी प्रकार इसमें दलित, पिछड़े समाज के जो इस विकास की दौड़ में, आरक्षण के प्राप्त करने की दौड़ में कहीं अंतिम पायदान पर खड़े हैं, छोटे छोटे जाति समूह हैं, उनकी आवाज कैसे उन्हीं के वर्ग के लोग जातिवाद आधार पर राजनीति करने वाले ऐसे राजनीतिक दलों के माध्यम से लगातार लंबे समय से दबाते चले आए और कैसे दुस्साहसपूर्ण ढंग से परसों भारत बंद का आह्वान कर दबाने का काम किया है। मित्रों, चाहे दलितों को राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी व अन्य समाज पार्टी हो और चाहे समाजवादी पार्टी पिछड़ों की व अन्य जो देश में इन पिछड़ों और दलितों के उत्थान, इनको शोषण से मुक्ति दिलाने के नाम पर, राजनीति करने के नाम पर कैसे केवल अपना घर, अपना परिवार और अपने जाति समूह जो बहुत संख्या में कुछ ज़्यादा हैं उनके आधार पर वो राजनीति करते हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या बहुजन समाज पार्टी हो, ये मात्र एक दो जातियों को लेकर एक अपना दलितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर करते हैं राजनीति और उस राजनीति करने के आधार पर कैसे दलित और पिछड़ों के छोटे छोटे समूहों को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के तले रौंदने का काम करते हैं, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने
ये नहीं कहा है कि इनको आरक्षण ना मिले, जिन लोगों को मिल चुका है, इतना कहा है कि जिनको कई कई बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिनके दादा पिताजी बच्चों को मिल चुका है, जिनके जाति समूह में काफ़ी आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जिन परिवारों को, और उनकी आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति अच्छी हो चुकी है, इसके बाद भी लगातार वंशानुगत रूप से उन्हीं वही आरक्षण का लाभ प्राप्त करते जा रहे हैं, क्योंकि वह अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर शैक्षिक स्थिति भी उनकी सुधरी है। और इस कारण जो समाज के अन्य छोटे छोटे तबके हैं जिनकी संख्या 2%, 3%, 4%, 5% है, लेकिन असंगठित होने के कारण वह दलितों में चाहे पिछड़ों में 80%, 70% हैं, लेकिन उनको इन आरक्षण का शून्य स्तर का लाभ ही अभी तक शून्य से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और कैसे जो 20-22% जातिगत समूह हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक दल खड़े किए हैं, अपने राजनीति का समर्थन देने का, चाहे दलितों में कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी का जो बहुसंख्यक समाज वो देता है, ऐसी पिछड़ों का है, उन्होंने कैसे इन राजनीतिक दलों को शक्ति देकर अपने ही समाज के छोटे छोटे समूहों में बटे 80% बहुसंख्यक समाज के हकों पर डाका मारने का लंबे समय से काम किया था। और उस काम को सुधार की ओर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था, क्रीमी लेयर की व्यवस्था, इस पर ये सारे दल कैसे बौखला गए हैं, जबकि पूज्य बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर जी ने आरक्षण के माध्यम से सर्व समाज के छोटे छोटे जाति समूहों को भी इस योजना का लाभ देने का जो विचार किया था, जो सपना देखा था, और उस सपने को कैसे पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, वो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, जिसने इस लोकसभा के चुनाव में अपनी जाति सजातीय के नाम पर कैसे, किस प्रकार, कितने दुस्साहसपूर्ण ढंग से यादवों के नाम पर केवल अपने परिवार के 5 यादवों को लोकसभा का चुनाव देकर, का टिकट देकर उन्हें जिताने का काम किया, ये हम सब ने देखा है। बाकी सारा यादव समाज ठगा सा अपने को महसूस करता रह गया। लेकिन ये जाति का भूत इतना सिर चढ़ता है कि लोगों को पता भी नहीं लगता कि किस होशियारी और किस चतुरता के साथ हमारे हकों पर एक परिवार विशेष ने पिछड़ों के नाम पर, पिछड़ों में दलितों के नाम पर और दलितों में अपने परिवार के नाम पर हकों में डाका डाला है। ये भी समझ में नहीं आता। हम सबको समझना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों के जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इनको अपनी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे छोटे छोटे जाति समूह के लोगों को जो दड़ी फट्टी बिछाते हैं, उनको नेतृत्व देने में बहुत कष्ट का अनुभव होता है। बहुजन समाज पार्टी की बात हो चाहे कोई हो, बहुजन समाज पार्टी में वंशानुगत आधार पर नया नेतृत्व खड़ा करने का काम जिस प्रकार से शुरू किया जा रहा है, वह हम सब देख रहे हैं। और ये काम पश्चिम बंगाल में सुश्री ममता बनर्जी भी लगातार करती आ रही हैं। उन्होंने भी अपने भतीजे को आगे बढ़ाया और यहाँ भी भाई भतीजावाद चल रहा है। इसमें कोई किसी से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बारे में तो कहने ही क्या, मैंने अभी आपको बताया किस प्रकार चतुरता के साथ उन्होंने पिछड़ों में यादवों में अपने परिवार के 5 यादवों को देकर बाकी सब यादव समाज के लोगों को सांसद बनने से किस प्रकार दूर रखा, किस होशियारी के साथ, ये हम सब ने देखा। मित्रों, इस बंद को इस देश की जनता ने बुरी तरह नकारा है, ये हम सब ने देखा है। लेकिन मैं आप लोगों से लगातार कहता हूं कि जब तक लोकतंत्र में आप अपनी आवाज़ सचेत होकर, सजग होकर, संगठित होकर उठाना नहीं सीखेंगे, जो छोटी छोटी जाति समूह हैं, चाहे वो पिछड़े समाज की हों, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जारी होना ही चाहिए, जिसमें छोटी छोटी जातियां इतनी ज़्यादा हैं, 80% जातियों को अभी तक आरक्षण योजना का लाभ पिछड़ों में भी नहीं मिला है, मात्र 3-4 जातियों को छोड़कर।
और यही हाल दलितों में है। मेरा ऐसे छोटे छोटे जाति समूह, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो दिवाकर समाज हो, चाहे वो कोरी समाज हो, चाहे वो मुसहर समाज हो, ऐसे जो छोटे छोटे समूह हैं, इनको भी संगठित होकर सत्तारूढ़ दल व विपक्षी दलों के सामने अपनी मांग को मजबूती के साथ रखना चाहिए कि हमको भी आरक्षण योजना में लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है, इसको लागू किया जाए। लेकिन इन राजनीतिक विपक्षी दलों ने सारे एक हौवा खड़ा कर दिया है कि गरीबों को, छूटी हुई जातियों को आरक्षण ना मिले, और यथास्थिति रूप से जैसा ये चल रहा है कि जिन चंद परिवारों को, जिन चंद जाति समूह को आरक्षण योजना का लाभ मिलता रहा है, बस उन्हीं को मिलता रहे। ये वही लोग हैं जो अभी तक कुछ जाति समूह को सामंतशाही बताकर उनको यथास्थितिवादी बताते। ये नए सामंतशाही जो वर्ग दलित पिछड़ों में तैयार हुआ है, इसके चेहरे को भी हम पहचानें। और मेरा सदा की भांति आप सबसे अनुरोध है कि हम सब भी अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पर उतरकर, शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के सामने पत्र लिखकर अपनी मांग को गांव-गांव से उठाने का काम करें। और जो राजनीतिक दल बंद का समर्थन इस बात पर कर रहे थे, उनसे पूछें कि आखिर हमारा क्या दोष है कि हम सब आपको लंबे समय से मत देते हुए आए हैं और आप हमारे आरक्षण मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आप इन आरक्षण का लगातार लाभ लेते जा रहे हैं और हम अपनी बारी की कब तक बाट जोएं। मेरा अनुरोध है, आप मेरी बात को समझे होंगे, और यदि आप समझे हो तो मेरा सदा की बात अनुरोध है, इन पर प्रसारित आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें और इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्षमा करें। और बेदा फिल्म का जो मुख्य खलनायक था, जो उसका कहना था कि ये व्यवस्था बदलने का हमें अधिकार नहीं है, ये ऊपर से चली आ रही है, मतलब जैसा है वैसा ही रहे। ये राजनीतिक दल भी जो भारत बंद का समर्थन परसों कर रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं वैसे ही यथास्थितिवादी, गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, विकास की अंतिम पायदान पर खड़ा अंत्योदय की बाट जो रहा, ऐसा छोटे छोटे जाति समूह में बटा समाज, दलित, पिछड़ा, ये उसको लगातार उसके हकों को मारने का काम कर रहे हैं। इनको पहचाने, इनसे सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें, अपने हकों की आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। मेरा आप सभी से अनुरोध है, लाइक, शेयर तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी।